myself डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, हम सभी बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ उसके बारे में जाना, उसके कॉजेस के बारे में जाना और किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडरेट नेशनलिज्म, जिसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद कहते हैं। मॉडरेट नेशनलिज्म की हम अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी भारत में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि संस्थाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था, लेकिन इनमें कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं थी। अतः कांग्रेस ही ऐसी प्रथम संस्था थी जिनके संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई। इस तरह से हम देखेंगे कि 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया, उनके आधार पर कांग्रेस के इतिहास को हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला काल है उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल। यह काल 1885 से 1905 तक रहा। इसके अंदर कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी और इसमें नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति अपनाई। सेकेंडली हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रीयता का काल। यह काल 1906 से लेके 1990 तक रहा। इस काल में प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई गई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेषतः नवयुवकों में इस नीति के प्रति विश्वास नहीं रहा और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया। इसी तरह थर्डली हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो गांधीयन युग है वो 1920 से लेके 1947 तक रहा। कांग्रेस का ये तीसरा काल 28 वर्षों के इस काल में महात्मा गांधी ने न केवल कांग्रेस बल्कि राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र भी बने रहे और इसे हम राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग भी कहते हैं। और इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिनके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस काल के प्रारंभ में ही नरम दल के लोग कांग्रेस से पृथक हो गए तथा उन्होंने अपनी एक अलग संस्था, जिसे हम ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के नाम से जानते हैं, की स्थापना कर ली। इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप में जो उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके अंतर्गत इन 3 कालों के अंदर इन्होंने अपने कार्य को विभाजित किया। तत्पश्चात हम देखेंगे कि उदार राष्ट्रवादियों के इस काल में कांग्रेस का जो ध्येय और दृष्टिकोण और जो उनकी कार्य पद्धति थी, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यह सुधार की नीति में विश्वास करते थे। इसलिए उनके द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत अधिक ऊंचे मांगे नहीं की गई और उदारवादी राष्ट्रीयता के 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा की गई प्रमुख मांगे थी
कि भारतीय शासन की जांच हो, भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत हो और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार होना चाहिए। इस तरह कांग्रेस के द्वारा मांगों के लिए इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य किया गया। अतः 1885 से 1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा और इन उदारवादियों की विचारधारा का अध्ययन हम निम्न रूपों में करते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। इसके अंतर्गत हमने देखा कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे और ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति रखते थे। सेकेंडली, हम इनकी कार्य पद्धति की बात करें तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका पूर्ण विश्वास था और वास्तव में वह इस विश्वास के कारण ही उनमें राजभक्ति की भावना का जन्म हुआ। इस संबंध में डॉक्टर पट्टाभी ने कहा है कि उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं और यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया जाए तो वे इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। थर्डली, हम उनकी विचारधारा और कार्यपद्धति की बात करें तो ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अतः उदारवादियों की ये सोच थी कि अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे और उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और इसी के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की। फोर्थली, इनकी कार्य पद्धति क्रमिक सुधारों में विश्वास की थी। अतः वे इस तथ्य से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिधात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तत्कालीन रूप में वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं और रक्षा सुधारों में के सुधार से संतुष्ट थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। फिफ्थली, हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि उदारवाद का जो लक्ष्य है वह राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति है। अतः उदारवादी नेता ये मानते थे कि वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे और उन्होंने इसी लक्ष्य को अपना आधार बनाया, जिसके अंतर्गत 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। सिक्सली, हम बात करते हैं उदारवादियों की कार्य पद्धति। उदारवादियों की कार्य पद्धति जो है वो हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि वैधानिक सुधार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेयर, पिटिशन एंड डेपुटेशन का मार्ग अपनाया गया था, जिसे वह अपने आलोचकों ने जिसको पॉलिटिकल मेंडिकेसी का नाम दिया था अर्थात राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। अतः इन उदारवादियों को क्रांतीय आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। इस तरह से हम देखते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक जिन उदारवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व रहा है उनकी अनेक आधारों पर आलोचना भी की जा सकती है। वस्तुतः न तो उनकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति सही थी और न ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावपूर्ण थे। अतः उदार राष्ट्रवादिता को देशभक्ति और ब्रिटिश राजभक्ति का एक अपूर्व समन्वय कहा जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन के द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था और उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। इस तरह से हमने देखा कि राजनीति दलों में जो दो दल बने, उदारवादी दल जो है उनका मूल्यांकन इसी आधार पर किया गया।
तत्पश्चात हम देखेंगे कि वर्तमान समय में कि उदारवादियों की क्या सफलताएं रही और भारतीय राजनीति में उनका क्या स्थान रहा। इसके अंतर्गत देखेंगे कि वर्तमान समय में उदार राष्ट्रवादियों के कार्यों की चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक था और भारतीय जनता में अपनी जड़ें गहरी जमा लेने के पहले ही यदि उनके द्वारा ब्रिटिश राज के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की बात करना प्रारंभ कर दी जाती तो ठीक नहीं होता। इसलिए उदारवादियों के कार्य के महत्व के अध्ययन को हम निम्न रूपों में समझते हैं। फर्स्टली हम बात करें ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना। कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयों को बताने और जनहितकारी रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट कर दिए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। सेकेंडली हम अगर उनके सफलता की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता के कारण उदारवादियों के कार्य तत्कालीन रूप से अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए जिनके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम ये हुए कि भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी थे और उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्र की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। थर्डली हमने देखा भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। अतः राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक अन्य देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उनमें प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया और उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए एक संगठन प्रदान किया। इस प्रकार शासन के संबंध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का उनके द्वारा निर्माण किया गया। इसी तरह हम देखते हैं कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी आधार तैयार किया और यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्ण स्वतंत्रता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की जिनके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सके। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि 1892 के अंदर भारतीय परिषद अधिनियम बना और उदारवादी राष्ट्रीयता की तत्कालीन सफलता इस 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यद्यपि यह भारतीयों को बहुत अधिक संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में यह एक निश्चित प्रगतिशील कदम था। उदार राष्ट्रवादियों की अगर हम बात करें तो उदार राष्ट्रवादी युग के नेताओं में जिन नेताओं को हम देखते हैं उसमें A.O. होम थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें गोपाल कृष्ण गोखले निश्चित रूप से बहुत प्रमुख थे। इस तरह से हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो दो दल बने उनमें उदारवादी राष्ट्रवाद जो है उसके अंतर्गत हमने उपरोक्त बातों को समझा। इस तरह से हमने मॉडरेट नेशनलिज्म को समझने का प्रयास किया। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उग्रवादी राष्ट्रवाद को देखेंगे। धन्यवाद।